आप देख सकते हैं कि अभी कितनी तेज गर्मी है और क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हम डायरेक्टली अपने आसपास देखते हैं, चाहे स्पीति हो, चाहे पूरे वर्ल्ड में हो, चाहे पूरे देश की बात क्यों ना की जाए। और हमारी आर्थिकी ज़्यादातर पुराने समय से खेती पे निर्भर है। तो खेती पे निर्भर होने के कारण जो पानी की समस्या, जो मेजर समस्या आज के समय में, जिससे हमारा लाहौल एवं स्पीति दोनों घाटी जो जूझ रहा है, तो इसके संबंधित में आपके ध्यान जरूर लाना चाहूंगी सर। हमारे इसी स्कीम के अंतर्गत पीएमजेवीके के अंतर्गत कई ऐसी स्कीम जो है वो जो लंबित पड़ी है। तो मेरा विशेष निवेदन सर आपसे रहेगा और जॉइंट सेक्रेटरी साहब हमारे लाहौल से, उनसे भी विशेष निवेदन रहेगा कि इस पे भी आप अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखें, क्योंकि पानी की एक मेजर समस्या हमारे लाहौल और स्पीति घाटी में है, जिसमें हमारे हर चीज डिपेंडेंट है। पानी के बिना कुछ कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे वो खेती का क्षेत्र हो। तो ये विशेष मेरा निवेदन है सर। रही बात जब हम वाइब्रेंट विलेज की करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा स्पीति घाटी एक तरह से बॉर्डर एरिया में है और पहले बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज करके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा इनिशिएटिव तो है, पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इसका प्रत्यक्ष तौर पर हमें नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पहले ऐसा होता था, बीएडीपी में, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका पूरा स्पीति जो है वो इंक्लूड होता था। वाइब्रेंट विलेज में हम देख रहे हैं कुछ लिमिटेड गांव को इसमें शामिल किया गया है और उसमें भी मुझे लगता है कि जो सर्वे है वो शायद प्रॉपर वे में नहीं हुआ। कई ऐसे गांव है जो हमारे बॉर्डर से सटे हुए हैं, पर उनको जो है वाइब्रेंट में नहीं शामिल किया गया है। तो इसका आपके माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है सर, यदि इसका रीसर्वे होता है या पूरे स्पीति घाटी को इसमें शामिल किया जाता है तो एक लार्ज स्केल में जो है स्पीति घाटी को फायदा मिलेगा। और रही बात बजट की है, तो वाइब्रेंट विलेज में भी हमारे बड़े प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन नहीं हो पा रहे हैं। 10, 20, 25 लाख तक सैंक्शन अभी हमें मिली है, पर जो करोड़ों के हमारे जो प्रोजेक्ट इसमें पेंडिंग है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा सर, इसमें भी अपनी थोड़ी आप दया दृष्टि जरूर रखें। साथ ही साथ हम जब स्पीति की बात करते हैं सर, यहाँ लैंड होल्डिंग्स हमारे लोगों की बहुत कम है, जमीनें बहुत कम है और यहाँ पे कस्टमरी लॉ लगता है, छोटे बेटे को कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है। बाकी जहाँ हम देखते हैं कि महिलाओं को कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है, पर स्पीति में ऐसा दुर्लभ ये एक तरह से कस्टमरी लॉ है कि हमारे जो छोटे बेटे उनको कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता है। तो नो तोड़ एक बहुत बड़ा जो हमारा इशू है, यहाँ का मुद्दा है। और नो तोड़ जो नियम है 1968 का, जिसे मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने जो लागू किया गया था, उसके बाद लोगों को नो तोड़ दिया गया। आज आपने सुबह नेकित गांव दूर से देखा, वो सब नो तोड़ के तहत लोगों को मिला है, क्योंकि लोगों की लैंड होल्डिंग्स नहीं है, छोटे बेटे को कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है, महिलाओं की बात तो दूर की है। तो उसमें क्योंकि नो तोड़ नियम जो है, उसके बाद जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू हुआ था, उसके बाद जो नो तोड़ बंद कर दिया गया था देने को, क्योंकि एफसीए अमेंडमेंट, एफसीए जो हमारा कानून है 1980s का, उसमें ऐसे प्रावधान थे कि हम नो तोड़ नहीं दे सकते थे विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियरेंस के। आप 1 इंच भूमि किसी को नहीं दे सकते। तो ये बहुत बड़ा रोड़ा है हमारे, अगर देखा जाए नो तोड़ के क्षेत्र में। तो मेरा निवेदन है माननीय सांसद महोदय से भी और माननीय मंत्री जी से भी कि संसद में ये आवाज जरूर गूंजे कि नो तोड़ को बहाल करने के लिए जो शेड्यूल एरियाज में हमारे पास गवर्नर साहब के पास जो पावर है, उसको सस्पेंड करने की जो पावर गवर्नर साहब को, उसके लिए अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से यदि निर्देश होते या उनसे रिक्वेस्ट आती, तो जरूर मुझे लगता है कि नो तोड़ बहाली बहुत जल्द जो है हमारे लाहौल स्पीति में होगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि नो तोड़ के मामले जो बहुत सारे मामले हमारे पेंडिंग है। इसके अलावा सर हमारा पूरा जिला, अगर पूरे जिला की मैं बात करूं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ की वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लैश फ्लड के इंसिडेंट बहुत रिसेंटली होते हैं, बार बार होते हैं। आजकल जून में इतनी गर्मी है, जुलाई अगस्त में हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी गर्मी होगी, और इस गर्मी का परिणाम ये होता है कि एकदम से जो हमारे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते हैं और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। बाढ़ आती भी है, लोगों का नुकसान भी होता है, हमें कई सालों से हो भी रहा है, खेतों का नुकसान होता है, घरों का नुकसान होता है। कई ऐसे गांव हैं जो विस्थापन की कगार पे है। या मैं जिक्र करना चाहूंगी, अगर स्पीति की बात करूं, जैसे हमारे गिऊ गांव है, शुचना है, शिचलिंग है, ये ऐसे गांव है जो लगभग विस्थापन की कगार पे, मतलब इतना बाढ़ की वजह से यहाँ त्रासदी होती है। इसमें भी सबसे बड़ा रोड़ा हमारा एफसीए कानून है, एफसीए जो 1980 का है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया था जब 2023 की आपदा आई थी कि आपदा प्रभावित लोगों को जो है 2 या 3 बिस्वा जो है जमीन दी जाएगी घर बनाने के लिए, या 7 लाख रुपए का स्पेशल पैकेज देने की घोषणा की थी। पर स्टेट गवर्नमेंट करने में ये असमर्थ है, क्योंकि ये जो केंद्र का कानून है, एफसीए कानून, आप जानते हैं, जब तक केंद्र से इसमें अमेंडमेंट या संशोधन नहीं होता तब तक लोगों को 1 इंच भूमि देना भी नामुमकिन नहीं है। तो मेरा विशेष निवेदन ये रहेगा सर, क्योंकि ये बहुत ही हम देख रहे हैं कि आने वाले समय के लिए और महत्वपूर्ण ये होने वाला है, और लोगों को विस्थापन की कगार पे, लोगों को रहने के लिए हम जमीन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा सारा लैंड जो फॉरेस्ट लैंड है, और फॉरेस्ट लैंड में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। एफआरए में हमें अलग तरह के राइट्स है, उस पर कार्य हो भी रहा है। पर मेरा ये विशेष निवेदन रहेगा सर, अगर एफसीए में संशोधन आता है तो बहुत बड़ी राहत जो है हिमाचल के लोगों को मिलेगी, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं। साथ ही साथ जो हमारा स्पीति घाटी है, हमारा बुद्धिस्ट जो हमारा कल्चर है और धर्म है, इसके कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। अभी आपने पारंपरिक नृत्य देखा सर, आप खुद भी इसमें शिरकत की, मैडम ने शिरकत की, आप सभी ने इसकी शोभा बढ़ाई, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। तो
अपने बुद्धिस्ट कल्चर को और इसको संजोने के लिए, बचाए रखने के लिए हमारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, यहाँ की कल्चर और संस्कृति को बचाए रखने के लिए। तो कई हमारे बौद्ध मठ, जो मेन बौद्ध मठ है, जिनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, जैसे हम ताबो की बात करते हैं, ये 1200 साल पुराना जो बौद्ध मठ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, पर फिर भी उतना उस प्रगति से इस पे कार्य एसआई के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें टर्म एंड कंडीशन उस तरह के होते हैं। तो यदि हमारे सभी मठ हैं, जितने कुंगरी मठ है, चाहे कौमिक है, अभी की गोम्पा आप गए, जितने भी डंखर है, सभी मठों का जीर्णोद्धार आपके माध्यम से हो, तो बहुत बड़ी एक तरह का आशीर्वाद हमारे बुद्धिस्ट यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन पे मिलेगा सर। बाकी हमारा जो, क्योंकि हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, जो हमारा हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति इलाका है, कई तरह की सिमिलरिटीज है, चाहे वो कल्चर की बात हो, संस्कृति की बात हो, जैसे सर आप साझा भी कर रहे थे, या बोली की बात हो। तो बोटी भाषा एक बहुत बड़ा इशू है हमारे जितने भी हिमालयन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो बोटी भाषा बोलते हैं, चाहे वो लद्दाख के हो, चाहे स्पीति के, चाहे लाहौल के। तो बोटी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए यदि आप और प्रयास करें तो सर हम आप बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसमें प्रयास भी हुए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल जो है संसद में लाया भी गया था, पर इसको अमली जामा भी पहनाया नहीं गया है। आप ट्राइबल क्षेत्र और जिले और पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, यदि ये मुद्दा भी आपके द्वारा मतलब इसको अमली जामा पहनाया जाता है तो बहुत बड़ा एक आशीर्वाद मुझे लगता है कि सभी जगह पे होगा। और रही बात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, जैसे एसडीएम मैडम ने बताया कि हमारे जो बच्चे हैं ओलंपिक्स तक गए हैं, ओलंपिक में भी हमारे पास एक ओलंपियन है, सकलंग दोरजे जी यहाँ पे हैं। साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं आइस हॉकी में, वीमेन हो मैन हो, गोल्ड से लेकर सिल्वर ब्रॉन्ज सब मेडल जीत चुके हैं। तो हमारा भी ये सपना था कि एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम यहाँ विकसित कर पाएं, और आपके आशीर्वाद से हम इसको करवा भी पा रहे हैं, तो हम इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। और आने वाले समय में